ओके ओके, स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। कल तक जो पढ़ा कोई क्वेश्चन? अच्छा, जो ऑनलाइन वाले हैं सुन रहे होंगे तो वो मुझे मैसेज कर दिया करें, तो हम उनके क्वेश्चन भी पढ़ लिया करेंगे और कोशिश करें कि क्वेश्चन करें, ठीक है? जो आपके जहन में आता है, ठीक है, ऑर्डर से मुतल्लिक क्वेश्चन करें, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पढ़ा कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनी तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी। अब जो इन्वेस्टमेंट तो हो गई, जो मालिक है उसको टेक्निकलिटीज का नहीं पता बिजनेस की, ठीक है, और जो उसने बंदे रखे उसको बिजनेस का तो पता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो लिहाजा उन्होंने कहा हम आपसे सैलरी लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई सैलरी तो देंगे आपको, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको बोनस भी देंगे, लेकिन एक इनडायरेक्ट बात यह भी कह गए कि अगर आपने सही काम ना किया तो आपको निकाल भी देंगे। हमने इस बात पे रखा कि आपको काम आता है, ठीक है। इस चीज ने, ये डर ने और लालच ने, देखिए दुनिया डर और लालच इन दो चीजों पे चलती है, ठीक है। आप खुद बताएं, ठीक है, कि आप जो है गलत काम, गुनाह क्यों नहीं करते? दो चीजें, एक डर है जहन्नम का और एक लालच है जन्नत का, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है कोई तीसरी बात होती नहीं है। तो उनको भी यही था, डर था और लालच, तो इस वजह से उन्होंने बेस्ट व्यू दिया। बेस्ट व्यू क्या है? वो वाला व्यू जो शेयर होल्डर को पसंद आए, ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जब उनको अंदाजा हुआ कि ऑडिटर तो बड़े काम का बंदा है, इंडिपेंडेंट बंदा है, उसको ना मेरे साथ कुछ लेना देना था, उसने अपनी फीस ली और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से गलतियां निकाल के रख दी, तो उसने हर जगह पे ऑडिटर की तशहीर करना शुरू कर दी और लोगों ने भी उससे क्या करवाना शुरू कर दिए। ये तीसरा दिन है, जानबूझ के मैं इस बात को जो है बार बार कह रहा हूं कि आपको एक कंसेप्ट पता चल जाए कि ऑडिट की वजह क्या बनी। तो बाकी लोगों ने ऑडिट कराना शुरू कर दिया, आखिरकार गवर्नमेंट को भी वो लगा, तो गवर्नमेंट ने, असल काम तो गवर्नमेंट का होता है, लोगों के पैसे ना डूब जाएं। जितने लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं किसमें? कंपनी में। वो जो मर्दान बंदा बैठा है, वो जो बंदा स्वाद बैठा है, वो जो बंदा लोधरा बैठा है, कंपनी कराची की है, उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं और मैनेजमेंट की बेवकूफियों की वजह से वो पैसे ना डूब जाए। और जो नया बंदा कंपनी में इन्वेस्ट करने लगा है, वो उसकी बड़ी बड़ी अमाउंट्स को देख के इन्वेस्ट ना करे, वो किसको देख के इन्वेस्ट करे? ऑडिटर की रिपोर्ट को देख के इन्वेस्ट करे। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिबिलिटी तो बढ़ी, साथ में कुछ और चीजें भी निकलना शुरू हो गई, जैसे उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो भी ऑडिटर ने बताना शुरू कर दिया। ऑडिटर ने यह भी बताना शुरू कर दिया स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अपनी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है? अब स्टैट्यूटरी की क्या एग्जांपल? सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं? जो डिविडेंड होता है 10 दिन के अंदर अंदर पे करना होता है, वो पे कर रहा है या नहीं पे कर। नॉन स्टैट्यूटरी क्या? उन्होंने कहा कोई बंदा आए, स्टैट्यूटरी जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, नॉन स्टैट्यूटरी जो शेयर होल्डर ने कहा, कानून नहीं है। शेयर होल्डर ने कहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा है या नहीं बना रहा। दूसरी एग्जांपल सुने, उन्होंने कहा जो भी बंदा आए उसकी पूरी फाइल बनाओ। अब यह कानून नहीं है, जो भी बंदा रखो इंप्लाई, उसकी फाइल बनाओ। और अगर कभी वो फोन नहीं उठा रहा या खुदा न खासा उसके साथ कोई हादसा हो गया, उसके वालिदैन का, उसके स्पाउस का, उसके घर वालों का कांटेक्ट नंबर रखो और उसकी वेरिफिकेशन कराओ। जहां से वो है पुलिस स्टेशन से, कोई वो क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं। अब ये जो प्रोसीजर है ये किसने बता दिया? ये शेयर होल्डर ने। कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑडिटर ये भी बता देगा भाई आपने तो उसको कहा हुआ था फाइल मेंटेन करे, वो नहीं कर रहा, इससे भी पता चल जाएगा। और बिजनेस सेल परचेज करने हूं, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब इससे हम आगे चलते हैं। जो शेयर होल्डर और मैनेजमेंट, शेयर होल्डर मालिक इनका पैसा लगा हुआ है, और मैनेजमेंट जो कि कंपनी को, कभी हम मैनेजमेंट कहेंगे, कभी हम इसको डायरेक्टर्स कहेंगे।
इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है आज हम उसको मजीद पढ़ने लगे। क्लियर हो गया? उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऑडिटर कब अपॉइंट होता है। जरा देखिएगा, ये 1/7/2024 कब खत्म होगा? क्लियर हो गया? इसकी यहां कहीं दरमियान में, ये कौन से वाला साल है? 2025। यहां कहीं दरमियान में, यानी ये पिछला साल खत्म हुआ 30/6/2024 को, इसके दौरान ऑडिट होगा। और यहां कहीं 28 अक्टूबर 2024 से पहले पहले एजीएम होगी। इस एजीएम में हो सकता है पहले वाले ऑडिटर को कंटिन्यू करें, और अगर नया रखना है तो इस एजीएम में अक्टूबर के कहीं महीने में, जो अक्टूबर का महीना होता है बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि ऑडिटर ने भी जाना होता तो हम भी डिफरेंट एजीएम में जा रहे होते। खैर वापस आते हैं एजीएम पे। इस 2025 के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। तो इसका मतलब है किसी भी साल के लिए, साल कब खत्म होगा? 30/6/25। उसके स्टार्ट के कोई 2-3-4 महीनों में ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाता है। ऑडिट कब स्टार्ट होगा 25 का? इसके बाद, क्योंकि उसने ऑडिट किसका करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगी? 30/6/2025 के बाद। उसके बाद वो उसका क्या करेगा? लेकिन अपॉइंटमेंट कब हो जाती है? साल के तकरीबन पहले क्वार्टर के बाद, या पहले क्वार्टर। ये वाली बात समझिए। इसका मतलब है ऑडिटर ये 8-9 महीने फारिग रहता है। क्यों? उसने ऑडिट तो कब करना है? जुलाई 25 में। 25 का ऑडिट, 25 के लिए ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? तकरीबन अक्टूबर 24 में। और ऑडिट कब करना है? जुलाई अगस्त 25 में। ऑडिटर इस दौरान क्या रहता है? फ्री रहता है। जो अच्छा ऑडिट होता है, वो ऑडिटर होता है, वो थोड़ा थोड़ा ऑडिट कर लेता है। जैसे कैश होगा एज ऑन, वो तो नहीं गिन सकते क्योंकि उसने क्या होना है? चेंज हो जाना। इसी तरह से इन्वेंट्री, वो भी एज ऑन। लेकिन इस दिन उसको अपॉइंट किया, इन 3 महीनों की जो सेल हो गई वो तो कर सकता है। अगले 3-4 महीनों की, समझ रहे हैं ना? सेल और परचेज होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो बजाय मैं इधर बैठ के पूरे साल का ऑडिट करूं, जितना मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा ऑडिट करता जाऊं। कुछ अच्छे ऑडिटर ये करते हैं और इसको कहते हैं इंटरम ऑडिट। इसको क्या कहते हैं? इंटरम ऑडिट। क्लियर है? तो यूजुअली जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स होते हैं उनको साल खत्म होने से पहले भी किया जा सकता है, लेकिन जो बैलेंस शीट आइटम होते हैं उनको इसके बाद किया जाएगा। क्लियर है? वो होता है फाइनल ऑडिट। ये जो बाद में किया जाएगा इसको क्या कहते हैं? फाइनल ऑडिट। ये वाली बातें समझ आती है? इंटरम ऑडिट कुछ करते हैं, लाजमी नहीं है। फाइनल ऑडिट लाजमी है। जो अच्छा ऑडिटर होता है, जैसे अभी अगले ही दिनों अदनान रशीद साहब के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, कब ईयर एंड हुआ? पिछला कब हुआ होगा? 7 जुलाई 2024 को उन्होंने रिपोर्ट दे दी। कैसे पॉसिबल है? इंटरम ऑडिट से करते रहे। सारा कुछ किससे करते रहे? इंटरम ऑडिट से। क्लियर हो गया? तो इंटरम ऑडिट क्या होता है? इंटरम ऑडिट फाइनल ऑडिट का एक पार्ट होता है। जिनका पहले कर सकते हैं उनका तो कर ले। जैसे सैलरी एक्सपेंस आपने कितने के वेरीफाई करने हैं? 12 महीने के। यहां पे खड़े होके 9 महीने का कर सकते हैं, यहां पे खड़े होके 6 महीने का, या वो तो कर ले ना। जब हम जाए सैलरी एक्सपेंस हमने सिर्फ 1 महीने के करने हो, बाकी सारे
कर चुके हो। ये वाली बात समझ आती है? तो ये ऑडिटर कब अपॉइंट होता है, क्लियर हो गया? इंटरम ऑडिट क्या होता है, फाइनल ऑडिट क्या होता है, दोनों में से कौन सा लाजमी है? फाइनल ऑडिट लाजमी है। इंटरम ऑडिट कुछ कंपनीज करती हैं अगर रिपोर्ट जल्दी देनी है, और अगर रिपोर्ट जल्दी नहीं देनी या कंपनी छोटी है तो कहते हैं यार बस एंड पे देख लेंगे। लेकिन बड़ी कंपनी है और रिपोर्ट भी जल्दी देनी है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? इंटरम। ये तो क्लियर हो गया? ओके। हम हर एक चीज को चेक करते हैं एज एन ऑडिटर, एक एक रुपए को चेक करते हैं। अब जरा देखिएगा इसको, ये कंसेप्ट बनाने लगा हूं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जब हम जाते हैं, हम 3 से 6 बंदों की टीम होती है, समझिएगा जरा, कितने बंदों की? 3 से 6 बंदे हो, इससे ज्यादा नहीं लेके जाते। उनमें एक सीनियर होता है, 1-2 सेमी सीनियर होते हैं और 1-2 जूनियर होते हैं। जूनियर जिसको 5-7 महीने हुए होते हैं अभी ज्वाइन किए हुए, सेमी सीनियर जिसको 1.5 साल होता है, और जो सीनियर होता है उसको 2-2.5 साल हो गए होते हैं, बस उसका आखिरी साल चल रहा, वो चले जाते हैं। दरमियान में कोई मैनेजर या सुपरवाइजर चक्कर लगाता रहता है और उनके काम को रिव्यू करता रहता है। ये वाली बात समझ आ गई? मिनिमम 2-3 बंदे और मैक्सिमम 5-6 बंदे, इससे बड़े नहीं जाते बड़े बड़े ऑडिट पे। अब जरा देखिएगा, एक कंपनी में गए, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलहदा है, अकाउंट्स अलहदा है, टैक्स डिपार्टमेंट अलहदा है। हमने इन सब का क्या करना है? हमने तो अकाउंट्स में टैक्स भी आता है, फाइनेंस भी आता है, ठीक है, और अकाउंट्स भी आते हैं, क्लियर हो गया? बाज दफा पेएबल और रिसीव, इतनी बड़ी कंपनी होती है, पेएबल डिपार्टमेंट अलहदा होता है और रिसीवेबल अलहदा होता है, पूरे डिपार्टमेंट बने होते हैं। हो सकता है वहां पे कोई 60 से 70 बंदे हों एक डिपार्टमेंट। आप कितने, वो कितने? आपने कितने महीने काम करना है? 2 से 3 महीने। उन्होंने कितने महीने काम किया हुआ है? 12 महीने। क्लियर हो गया? 12 महीने। अब बताएं, इज इट पॉसिबल 2.5-3 महीनों में 2-3 बंदे 12 महीने का 60-70 बंदों का काम चेक कर सके? पॉसिबल ही नहीं। हम सैंपलिंग पे काम करते हैं। हम किस पे काम करते हैं? हम सैंपलिंग पे काम करते हैं। पूरा एक चैप्टर है हमारा। तो ऑडिटर, अब बताएं, जो गलतियां हैं, हमने सैंपल लिया, लाजमी है उसमें आ जाए? हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है हमने सैंपल लिया, सारी उसमें गलतियां हों और यही हूं। हो सकता है हमने सैंपल लिया और वो सारी ठीक हूं और सिर्फ यही ठीक हूं और बाकी सारा गलत हो। ये बताएं, हम एब्सोल्यूट गारंटी दे सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम बंदे कम, वो बंदे ज्यादा, हमारा टाइम कम, उनका टाइम, हम सैंपल पे काम करते हैं। बात समझ रहे हैं? हम सैंपल पे काम करते हैं। हो सकता है हमारा सैंपल सही रिप्रेजेंटेटिव ना हो पॉपुलेशन का, स्टैट का लफ्ज बोल गया हूं, हमारा सैंपल सही रिप्रेजेंटेटिव ना हो, किसका? क्योंकि सैंपल के जो रिजल्ट होंगे हम उसको पॉपुलेशन, पता नहीं प्रोजेक्शन कहते, उस भूल गए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टैट पढ़ के इसलिए पढ़ाई थी कि आगे इसका कोई फायदा नहीं है, लिहाजा आपने इसको पढ़ना है और फौरन भूल जाना है। भाई ये यहां पे काम आती है। सैंपल की प्रोजेक्शन करते हैं और बताते हैं अगर सैंपल में 5% गलतियां हैं तो हम कहते हैं पॉपुलेशन में भी क्या होंगी? 5%। क्लियर हो गया? तो हम सैंपल बेसिस पे काम करते हैं। अब ये बताएं, जो बंदा उधर बैठा हुआ है वो बिजनेस को ज्यादा जानता है या जो साल में एक दफा जाता है वो बिजनेस को ज्यादा जानता है? जो उधर बैठा हुआ है। हमारी लिमिटेशन है। क्लियर हो गया? ओके।
अब जरा इसको बात को और घुमाते हैं थोड़ा सा। हम क्यों, मैं बात किस पे कर रहा हूं कि हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस, नंबर 1 टाइम, नंबर 2 कि वो बंदे बिजनेस को ज्यादा जानते हैं हमसे, नंबर 3 अब जरा देखिएगा, हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, हम नहीं कह सकते, हम गारंटी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्यों गारंटी नहीं दे सकते, उसकी वजूहात बता रहा हूं। पहली बात, हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास बंदे कम है। दूसरा, हम पर आवर्स के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। एक जब पार्टनर जाए ना या डायरेक्टर और 1 घंटा क्लाइंट पे बैठे, कितना 10,000 से 20,000 रुपए चार्ज करते, और अगर पूरा दिन बैठा और अगर पूरा साल बैठ गया तो कंपनी बैठ जाएगी। इवन आप लोग जिनको कुछ नहीं आता, जूनियर, इनका भी हम हजारों रुपए चार्ज कर रहे होते हैं घंटे का, कम से कम सैकड़ों। मेरे वक्त में मैंने 700 रुपया खुद एक ट्रेनी का। अब एक ट्रेनी 8 घंटे बैठता है, दिन के कितनी कॉस्ट, और अगर हम हर चीज चेक करना शुरू हो गए तो कितना टाइम लगेगा, वो एक अलग बात है, और कितनी कॉस्ट लगेगी। अगली दफा हमसे वो ऑडिट नहीं करवाएगा, सर जी सेल जितनी थी उतनी तो, कॉस्ट का भी मसला है। लिहाजा हम थोड़े टाइम में सैंपल लेके काम कर देते। अब अगली बात सुने, वो कहता है ये सेल हुई, डेटर डेबिट सेल, 30 जून आ गया, 30 जून आ गया, हम ऑडिट कर रहे हैं। हम कहते हैं इसको वेरीफाई करें, कोई तरीका सेल को वेरीफाई करना है। इनवाइस 2 नंबर नहीं बन सकती, खुद कह रहे हैं बन सकती है, इसको तो साइड पे छोड़ दे। दूसरा, बाद में आ जाए पैसे, 30 जून को सेल हुई, हम ऑडिट कर रहे हैं जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में, और वो कहते हैं सर जी हमारा पीरियड होता है 6 महीने। अब रिसीवेबल में पड़ा है, और अगर वो फेक सेल हुई तो बेस्ट व्यू दिखाने के चक्कर में उसने फेक सेल डाल दी, हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हम उस बंदे को खत लिखते हैं, भाईजान अगर वो फेक हुआ तो दूसरी तरफ से कोई नहीं होगा। उस बंदे का उसने, इसको कहते हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन, हम उस बंदे को खत लिखते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन। हम कहते हैं इस बंदे का जरा एड्रेस बताना, उसने एड्रेस बताया, हम उस बंदे को लिखा भाई ये कह रहे हैं आपसे 40 लाख लेने हैं सेल की मद में, क्या आपने देने हैं 40 लाख या नहीं? इससे बात पक्की हो जाती। हो गया। अब अगली बात बताता हूं। उसने एड्रेस दिया अपने फुफ्फे का, और फुफ्फा को कह दिया कि जब भी ऐसा कोई लेटर है तुमने कहा यस 40 लाख देनी है, ये कह के पोस्ट कर देना। अब हम क्या करें यार? इनवाइस तो बनने में क्या देर लगती है जी? गुड डिस्पैच नोट कंपनी में खुद मैनेजमेंट बैठी हुई है, सारी मिली हुई है, यूं बनता है गुड डिस्पैच नोट। अब खुद बताए, तो अगर एरर हो उसको तो हम ढूंढ सकते हैं, हम फ्रॉड आसानी से। अब इधर हम क्या करें? इनवाइस 2 नंबर, लेकिन बिल्कुल वैसी बनी हुई है जैसे ओरिजिनल होती है। क्लियर हो गया? हमने बाद में पता किया कि पैसे आएंगे, उन्होंने कहा हमारा पीरियड भी आपके पीरियड से बाद का है। हमने उस बंदे को खत लिख दिया, वो आपस में मिले हुए थे, उस बंदे ने खत में जवाब दे दिया हाँ जी मैंने 40 लाख देने हैं, दे दूंगा, क्या हो गया? तो हालांकि वो उसका क्या था, रिश्तेदार था, कजन था, दोस्त था। तो हम अब बेफाम निकालें कि इसके फूफे कौन कौन से हैं? नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब बताएं, हमने कहा सेल ठीक है, क्या लाजमी सेल ठीक होगी? हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। और सुने, हम उसे कह रहे हैं भाई डाटा दे दो, और वो डाटा नहीं दे रहा, क्या कर लेंगे? ये नहीं करना कि वो शाम को चला जाए, आपने उसका ताला तोड़ना है और उधर जाके इनवाइस निकाल लेनी। ऑडिटर्स के पास
नहीं होती, कोई पावर नहीं होती, हमारे पास कोई पावर नहीं होती। ये नहीं होगा कि जनाब जो है चोरी कर ले, ठीक है, नहीं, आपके पास पावर नहीं, वो डेटा नहीं दे रहे तो बस नहीं दे रहे। ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हैं, रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि हमने इनसे डाटा मांगा था और इन्होंने हमें डाटा नहीं दिया। लेकिन डाटा नहीं देने का मतलब यह थोड़ी ना है कि गलती है। दूसरा, क्या वो ऑडिट कराने के लिए बैठे हैं या अपना अपना काम करने के लिए? अपना काम करने के लिए। आप उनके पास जाते हो, कहते यार काम कर रहा हूं, ये तो आज इनवाइसेस तो डाल दूं ना पहले, फिर तुम्हें डाटा देता हूं। तो सम टाइम वो भी क्या होते हैं, बिजी होते हैं। आप ऑडिट पे गए, वो मेडिकल लीव पे चला गया, अब अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, मुझे कहा डिप भी चल रही है तेरी, जरा ये बता डाटा कहां पे पड़ा हुआ है। 100 मसाइल। हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम गारंटी नहीं करते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। हम सिर्फ और सिर्फ कहते हैं इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे नाम लिख देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 तरह की होती है, पता नहीं क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो, इन 3 का नाम लिखते हैं, बाकी का नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस इन इक्विटी है वो बैलेंस शीट से बनती है, और कैश फ्लो जो नोट्स जो है वो भी सारे के सारे का जो टोटल होता है वो किस में दिया गया होता है? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में दिया गया होता है। तो हम इन 3 का नाम लिख देते हैं। अच्छा, ये बताएं, इन आवर ओपिनियन एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आगे लिख लेंगे कब से कब तक, 1 जुलाई या फॉर द ईयर कौन से वाला, 2024, उसके लिए गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल एस्पेक्ट्स या रेस्पेक्ट्स या इन मटीरियल। कल पढ़ाया था मटीरियल सारी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। जो रीजनेबल दे रहे हैं वो भी मोटी मोटी फिगर के बारे में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मटीरियलिटी पे चलते, पढ़ा था हमने कहा, हम ऑडिटर मटीरियलिटी पे चलते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम क्लियर हो गया। तो हम इन ऑल रिस्पेक्ट्स या मटीरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस चीज का नाम लिखना है? 5 एलिमेंट हैं, उनमें से फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो, इन 3 का नाम लिखना है। बाकी 2 का अंडरस्टूड है, क्लियर हो गया। हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। हम कौन से वाली देते? रीजन है। एक और भी होता है, मैं बाद में आऊंगा। तो हम एक और लेवल भी होते हैं एश्योरेंस का, उसको कहते हैं नेगेटिव या रिव्यू। वो क्या है? वो होता है रिव्यू। एक होता है ऑडिट, वो होता है पूरे साल का। कुछ कंपनीज, लिस्टेड कंपनी, उनके 6-6 महीने का ऑडिट भी होता है, उसको कहते हैं रिव्यू एंगेजमेंट, उसको ऑडिट एंगेजमेंट नहीं कहते। उसमें हम कहते हैं, इसमें हम कह रहे हैं हमारी ओपिनियन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी ओपिनियन से, ये नहीं कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव, हमारे मुताबिक जितना हमने काम किया, जितनी हमने एविडेंस इकट्ठी की, जितने हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, उनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये कौन से वाली एश्योरेंस है? रीजनेबल। इसको पॉजिटिव एश्योरेंस कहते हैं। क्या ये एब्सोल्यूट है? 100%? 100% नहीं, 90% समझ ले, 80% समझ। क्लियर हो गया। एक और भी है, वो लेवल क्या है? अब जरा सुनिएगा। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, हमें तो कोई ऐसी बात नहीं नजर आई जिससे हम कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये नेगेटिव फॉर्म है। पॉजिटिव क्या है? रीजनेबल। और ये कौन से वाली है? नेगेटिव फॉर्म। दोबारा से 3 लेवल हो गए। अब एक है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ऑडिटर देता है। क्यों नहीं देता? अपनी लिमिटेशन की वजह से। उसको कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन, टाइम, कॉस्ट,
फ्रॉड आसानी से नहीं पकड़ा जाता। क्लियर है? हम फ्रॉड के एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास पावर नहीं होती कि हम किसी का ताला तोड़ के चीजें ले आए, उसको थप्पड़ लगाए, जो है उसको जो है तशद्दुद करें और उसे कहें बोल्ड एविडेंस कहां है। ये पुलिस वालों के पास है, हमारे पास ये वाली पावर नहीं होती। क्लियर हो गया? ये क्या कहलाती है? इनहेरेंट लिमिटेशन। इनकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। हमें पूरा साल दे, हमें 60 बंदे दे और सही वाले पैसे दे, हम आपको क्या देंगे? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। वरना हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, टाइम की वजह से, कॉस्ट की वजह से और बाकी बात। तो फिर हम कौन सी देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन कुछ कंपनीज के लिए यह जरूरी होता है कि वो 6 महीने का या क्वार्टर का क्या करवाएं, रिव्यू करवाएं। वो फिर हम पूरी एविडेंस नहीं लेते, वो हम बस पिछली जो स्टेटमेंट होती है उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं एकदम से सेल तो नहीं बढ़ गई, एकदम से एक्सपेंसेस तो नहीं कम, रिव्यू करते हैं, उन पे हम एविडेंस नहीं लेते। अच्छा, छोटी सी बात, ये जो मैं उसे कह रहा था, इनवाइस दिखा दो शुरू में, गुड डिस्पैच नोट किसी ने बोला, ये दिखा दो। फिर मैंने देखा सबसीक्वेंटली पेमेंट तो नहीं हो गई, फिर मैंने एक बंदे को लेटर लिखा था, पता नहीं उसको मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट कंफर्मेशन। ये कहलाते हैं ऑडिट प्रोसीजर। ये क्या कहलाते हैं? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके करूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ मेरे पास श्योरिटी होगी, तब मैं क्या दूंगा? पॉजिटिव फॉर्म, रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन जब ये मैं प्रोसीजर परफॉर्म ना करूं, सिर्फ मैं देखूं पिछली स्टेटमेंट को, इस दफा कोई खास चेंज नजर ना आए, तो मैं कहूंगा यार ठीक है, तो मैं कहूंगा मेरे अटेंशन में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मैं कहूं कि ये गलत है। अब ये पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है? नेगेटिव एश्योरेंस। 3 तरह की एश्योरेंस, एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक रीजनेबल या पॉजिटिव एश्योरेंस और एक रिव्यू या नेगेटिव एश्योरेंस। एश्योरेंस ही ऑडिट है। एश्योरेंस मींस कॉन्फिडेंस। एश्योरेंस मींस कॉन्फिडेंस। नेगेटिव, पॉजिटिव और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर कौन सी एश्योरेंस नहीं देता? ओके, ऑडिटर यूजुअली ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कौन से वाली एश्योरेंस देता है? पॉजिटिव या रीजन। ये 70-80% की समझ, 100%। ऑडिटर जब एक दफा में एक नजर देखता है और फिर कहता है कि यार मुझे नहीं लगता इनमें कोई गलती है, नेगेटिव एश्योरेंस। तो 3 तरह के एश्योरेंस। चलिए पढ़ते हैं जी। ये चल रहा है, कह रहे ये नहीं चल रहा, कोई है जो यहां तक पहुंच के इसको चला सके? अली आ जाओ, मुझे आ जाओ बेटा, आ जाएगा जी। नहीं, पहला दफा तेरा कोई फायदा नजर है। चले आगे, जरा आगे 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 पढ़ते आगे। लेवल ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस मींस, एश्योरेंस मैं आपको श्योर कर रहा हूं, ठीक। एश्योरेंस मींस कॉन्फिडेंस। यार ख्याल, कोई मसला नहीं, कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हम किस पे चलते हैं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तीसरे नंबर पे है, जल्दी से, जिस तरतीब से पढ़ा रहा हूं उसी तरतीब से पढ़िएगा। क्लियर है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मींस गारंटी या सर्टिफिकेट दे देना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, ठीक है। वाई ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, और इनको क्या कहते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन। पहला नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जरा देखिएगा, अब ये वाला पॉइंट मैंने नहीं बताया, साथ साथ बताता जाऊंगा जो 1-2 पॉइंट रह गया। ये बताएं डेटर की कितने % प्रोविजन होती है? 5%। क्या एग्जैक्टली 5% होते हैं? और अगर कोई 10% करे और कहे कि सर जी इधर तो कोई पैसे नहीं देता, क्या वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है? समझ रहे हैं? तुम कैसे उसकी बात को झुटलाएं? जजमेंट पे होते हैं। अच्छा ये बताएं, रिवैल्यूएशन सरप्लस सुना हुआ है? एस्टिमेट है या एग्जैक्टली उतनी बढ़ जाती है? एस्टिमेट है। अच्छा डेप्रिसिएशन है ना, एस्टिमेट। तो हम कैसे उसके बारे में सही बात कर सकते हैं? जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो चीज बनी हुई एस्टिमेट्स पे है, जजमेंट्स पे है। एक की जजमेंट है 5% होगा,
5% पे। अच्छा ये बताएं, उसने 10 साल, नोकिया वाले ने कहा ये मेरा मोबाइल ले जाओ, 10 साल इसकी जो है ये चलेगा। आईफोन आया, क्या आ गया? एंड्रॉइड आ गया, नोकिया। अब बताओ इधर क्या करें? 10 साल उसने यूजफुल लाइफ ली होगी, 10 साल पे डिवाइड करके ले रहा होगा, बड़े गर्क हो गया। तो सबसे पहला मसला है नेचर ऑफ, उसमें क्या होते हैं? एस्टिमेट, जजमेंट, अनसर्टेनिटीज, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट। पता नहीं हमारे खिलाफ ये केस हुआ है, फैसला इधर भी जा सकता है। हम तो एस्टिमेट ही कर सकते हैं, हमारे खिलाफ आएगा तो कंटीजेंट लाइबिलिटी बुक होता है कोई ऐसा, क्लियर है ना? लेकिन वो लाजमी नहीं है कि आए। तो ये सबसे पहला मसला क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं, जजमेंट होते हैं। जिस चीज का ऑडिट करने जा रहे हैं वही जजमेंट पे, एस्टिमेट पे बनी हुई है, हम उसके बारे में हम कह रहे हैं ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसने दी हुई है 5% पे, हो सकता है 7% हो जाए, हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाए 3% पे आ जाए और लोग ज्यादा पैसे दे दें, हो सकता है कोरोना आ जाए लोग कोई रुपया भी ना दे, 100% ही क्या हो जाए? बैड डेट हो जाए। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, इनहेरेंट लिमिटेशन, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। कौन से वाला? दूसरा पॉइंट, नेचर। पहला मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, कर लो ऑडिट, क्लियर हो गया। दूसरा, ऑडिटर डज नॉट हैव, मुझे वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मुझे, मैंने कहा, वो कहते मेरा इतना एसेट है, मैं कहता हूं यार एसेट तो दिखा दो, वो कहता रहने दो, तुमने कभी एसेट नहीं देखे, दफा हो जा। तुम क्या करें? हम ये तो नहीं करते चोरी चोरी जाके जो है तो एसेट दे, नहीं। पावर टू सच, फ्रॉड इन्वॉल्विंग कलूजन एंड कंप्लेक्स टैक्स, फूफा दादा है ना, उसने ऐसा कुछ किया कि मैं समझ रहा हूं ये वाकई उसकी सेल हुई है। क्यों? ये कलूजन होता है आपस में मिलजुलना, ठीक है। उसने टेक्निक्स ऐसी लगाई इन्वॉल्विंग कौन से वाली? सीनियर मैनेजमेंट और हार्डर टू डिटेक्ट। मैं कह रहा हूं ये सेल ठीक है, हालांकि वो फ्रॉड के फेल थी और गलत थी, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। आगे चलते हैं। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन आपको पता है, वो 12 महीने का काम 2 महीने में चेक करना है, और अगर पूरा साल लगाता हूं तो एजीएम गुजर जाएगी। मैंने एजीएम से पहले क्या करना है? रिपोर्ट भी तो देनी है ना, रिपोर्ट भी तो देनी है। तो टाइम और कॉस्ट की वजह से भी मसला है। आगे चलते हैं। देयर आर ऑलवेज सम इनहेरेंट लिमिटेशन इन क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसको जरा समझे। मैं ऑडिट करने गया हूं, पहले एग्जांपल दी हुई है, दोबारा दे रहा हूं। मैं ऑडिट करने जा रहा हूं कंटेनर्स का, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं उस कंपनी का जो कंटेनर बनाती है, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं उस कंपनी का जो गोल्ड का काम करती है। किस में ज्यादा है? तो भाई उसमें है ही ऐसा, है ही ऐसा, क्लियर है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी चुरा लिया तो क्या क्या कर सकते, क्लियर है। तो बाज दफा एंटिटी के सिस्टम में भी ऐसे जितनी मर्जी कैमरे लगा लो। अब जरा और सुने, मैं एक कंपनी के बारे में कह रहा हूं ये चलती रहेगी, और वो है फूड का बिजनेस। सुनिएगा सर, एक दिन उनसे गलती हुई, ठीक है, और उन्होंने बासी खाना दे दिया। देखिए एक्सपायरी डेट होती है ना, उसमें कोई गड़बड़ हुई, आगे बंदों की फूड पॉइजनिंग हो गई, पूरे मुल्क में वो क्या हो गया? बदनाम हो गया वो ब्रांड। अब बताएं वो चलेगा? उसको जो पैसे आने थे वो अब आएंगे? कभी भी नहीं। जब बिजनेस बंद होता है तो डेटर फिर क्या कहते हैं? भाई हम तो आपके साथ। अब खुद बताएं, क्या इस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है या कम है? किसी ने कहा था नोकिया चलता रहेगा, जब 2009 में बात है, तो बिजनेस के अपने इंटरनल सिस्टम में या बिजनेस इटसेल्फ टेक्नोलॉजी वाला कुछ सोच सकता था कि ब्लैकबेरी खत्म हो जाएगा? क्लियर है। तो बिजनेस में अपने आप में और बिजनेस के इंटरनल सिस्टम में इनहेरेंट लिमिटेशन होती ही होती है, क्लियर है। जो मर्जी कर लो, गोल्ड के बिजनेस में रोला होगा, डायमंड के बिजनेस में होगा, बैंक में फ्रॉड होंगे, क्योंकि हर वक्त क्या इन्वॉल्व होता है। जो मर्जी कर लो,
जितने मर्जी अच्छा सिस्टम लगा लो, बैंक में अक्सर फ्रॉड। क्यों? क्योंकि क्या इन्वॉल्व है? कैश इन्वॉल्व है। किसी क्लाइंट ने पैसे दिए, उसने एंटर ही नहीं किए, क्लाइंट चला गया, जेब में डाल लिया, क्या कर लेगा सिस्टम? ऐसा है या नहीं? 100 और तरह के। तो सम टाइम क्या होता है, देयर इज ऑलवेज सम इनहेरेंट लिमिटेशन। कहां पे? तो हम तो पढ़ रहे हैं ऊपर वाली इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर की, लेकिन क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी क्या होता है, कैमरे लगे हुए हैं, लाइट चली गई, कितनी देर तक यूपीएस चलेगा? ट्रांसफार्मर खराब हो गया, आखिरकार कैमरे ने क्या होना है? बंद होना है। जब कैमरा बंद होगा तो चोरों की ईद आज हो जाएगी। ठीक है। कंपनी स्टाफ में नॉट बी अवेलेबल टू आंसर द ऑडिटर क्वेश्चन आर टू प्रोवाइड हिम द, वो कहे यार हमें अपना काम करने दो। होता भी है ऐसा, ऐसा होता भी है। अब कोई ना फूलों के हार नहीं लेके खड़े होंगे जब आप ऑडिट करने जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आप वहां पे जो बंदा, आप होंगे ट्रेनी, वहां पे बंदा बैठा होगा सीएफओ, मैनेजर अकाउंट्स, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप उसे सवाल करेंगे, वो कहता है बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। मैं एक कंपनी में था, वो बेचारा ट्रेनी आया, उसने 2-4 क्वेश्चन किए, मैंने कहा ये तो जरूरत ही नहीं होती चीजें, आप क्यों पूछ रहे हैं? अब वो चुप। मैं जाओ पहले पता करके आप क्यों मांग रहे हैं ये डाटा। वो गया, जब आया तो फिर मैंने उसे कहा ये सारी तो होती है लिस्टेड कंपनी में, हमारी ये वाली कंपनी लिस्टेड तो है ही नहीं। वो फिर गया, फिर मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। अगर वो मेरा जो ऑफिस था और जहां पे वो टीम बैठी हुई थी, वो दरमियान में तकरीबन 3-4 फ्लोर थे। ठीक है। तो अगली दफा मैं उसे कहने लगा, सर कहते मुझे सांस लेने दे। मैं उसे अगला मतलब इस तरह से भी हम रुलाते हैं जो ट्रेनी आते हैं। ठीक है। इस तरह से भी हम उनके साथ करते हैं। तो आपके साथ ये होने वाली है। फिर मैंने उसे बिठा दिया, मैंने कहा बेटा पहले लिखो तुमने कौन सी इंफॉर्मेशन मांगनी है, ये फिर सारी उसको लिखवा के मैंने कहा अब बोलो। अच्छा सर ये इंफॉर्मेशन दे दे। तो भाई बाज दफा क्या होता है, अवेलेबल ही नहीं होता। और बाज दफा आप जाते हो, आप कहते सर ये इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कहते हैं यार ये वाला डाटा मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये इनवॉइस मुझे ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आप जुलाई 25 में है या अगस्त 25 में, और डाटा किसका मांग रहे हैं, जनवरी 24 का या जुलाई 24 का कह रहे हैं, या इस तरह से कुछ भी। ओ भाई वो कहते हैं अभी पुराना है, देखना पड़ेगा, यार कल आना। तो आपका ऑडिट लेट होता जा रहा है। फिर क्या, मैनी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन, ऑडिटर की तो अपनी जजमेंट होती है ना। ऑडिटर कहते नहीं 5% होनी चाहिए, और वो क्या कितने कहते हैं 10%। अब कौन ठीक है? वो भी गलत हो सकते हैं और आप भी गलत हो सकते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं मैंने कहता रहा हूं प्रोविजन 5% रखो, इन्होंने 10% रखी हुई, या मैंने कहता रहा 10% रखो और इन्होंने कितनी रखी हुई थी 5%। भाई दोनों गलत हो सकते। क्लियर है? ये वाली बात ओके, क्लियर हो गई। हम वापस चलते हैं जल्दी जल्दी से, हम इसको देखें। इनहेरेंट लिमिटेशन, असल मसला क्या है, हम क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते? आ जाए जरा। पहला कौन से वाला? कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जजमेंट पे होती है, हम जो बात ही अंदाजे पे हो उसके बारे में क्या एब्सोल्यूट बात करें। दूसरी, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर क्या बला है? ऑडिट प्रोसीजर क्या बला है? ये जो हमने उससे कहा इनवाइस दो, ये जो हमने डायरेक्ट कंफर्मेशन, ये जो हमने डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजी, ये जो हमने क्या चेक किया था, गुड डिस्पैच नोट। क्लियर हो गया? ये सारे क्या हैं? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर की नेचर ऐसे होती है, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड। हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने, हम उसे कहते हैं इनवाइस दो, इनवाइस ही नहीं दे रहा। हम उसे कहते हैं 4 इनवाइसेस दो, 2 दे रहा। क्लियर हो गया? उसके बाद ऑडिटर डज नॉट हैव, अगर वो नहीं दे रहा तो हम उसका क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम कह देंगे डेटा नहीं दिया। डेटा नहीं दिया का मतलब ये क्या कि गलत है? क्या हम कह सकते हैं कि इसमें गलती है? डेटा नहीं दिया तो हम चुप हैं, हम कह रहे हैं डेटा नहीं दिया। फ्रॉड औखा होता है, वो आसानी से डिडक्ट नहीं होता। टाइम एंड कॉस्ट, टाइम का भी पता चल गया, कॉस्ट का भी पता चल गया। आगे चलते हैं। फिर कौन से वाला? क्लाइंट के अपना सिस्टम, अगर गोल्ड का है तो इनहेरेंट लिमिटेशन है। बिजनेस का बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी क्या है? जितने मर्जी कैमरे लगा ले, जितने मर्जी बायोमेट्रिक लगा ले, जितने मर्जी कंट्रोल लगा ले, उसमें गलती का चांस, चोरी का चांस है ही है, उसकी अपनी होती है। फिर कौन से वाला? कंपनी स्टाफ अवेलेबल ही नहीं है, किससे ले? फिर आखिरी कौन से वाला? आपकी जजमेंट होती है। आप जो कह रहे हैं 10% प्रोविजन लो, आपकी भी जजमेंट है और वो भी गलत हो सकती है। तो फिर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? वाई ऑडिटर, इसकी क्या हेडिंग है? वाई ऑडिटर
कैन नॉट प्रोवाइड। अब किसकी वजह से? इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से भी आ सकता है, और क्वेश्चन किसकी वजह से आ सकता है? ऑडिटर क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। चलिए अब दो रहेगी, पता नहीं कौन सी है, जरा आइएगा। एक है कौन सी वाली? लिमिटेड, और जिसको क्या कह रहा है? नेगेटिव, और इसको मॉडरेट। तीन लफ्ज मैंने नहीं बोले थे, आप याद कर ले। और ये कौन से वाली? रीजनेबल एश्योरेंस, आल्सो कॉल्ड हाई लेवल या पॉजिटिव। ये 100% है नहीं, ये 70-80% कर ले। ये कितने कर ले? 70-80%। जरा आइएगा, इट इज हाई, और यूजुअली यही करते हैं। अच्छा, ये अब जरा देखिएगा उन दोनों को। हमसे जो ऑडिट करवाते हैं यूजुअली वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। क्यों हिस्टोरिकल क्यों कह रहा हूं? आप जुलाई में कर रहे हैं, अगस्त में कर रहे हैं, और वो कब साल खत्म हो गया? सम टाइम हमारे पास आते हैं, सर जी हमने लेना है लोन, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि आगे आपने हमें 5 साल में लोन वापस करना है। आप किसी ऑडिटर से लिखवा के आए कि अगले 5 सालों में आपके पास कितनी सेल होगी, कितने एक्सपेंस होंगे, कितने एसेट होंगे। इनको कहते हैं कैश फ्लो प्रोजेक्टेड। उनका भी ऑडिट होता है। यूजुअली किसका होता है? हिस्टोरिकल का। लेकिन बजटेड या प्रोजेक्टेड का भी ऑडिट होता है। तो आज हमें पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना सिर्फ हिस्टोरिकल होती है, बल्कि फ्यूचर की बेस पे बजटेड भी। बजटेड की क्यों जरूरत पड़ती है? लोन वगैरह लेने के लिए। क्यों? लोन कब वापस करना है? फ्यूचर में। तो बैंक चाहता है फ्यूचर में भी आपके पास पैसे होंगे या नहीं। तो हम ऑडिट दो तरह का करते हैं, एक हिस्टोरिकल, लेकिन ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ये कौन से वाला होता है? हिस्टोरिकल। अब बताएं इसकी सूरत में हम कौन से वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे होंगे? हिस्टोरिकल का। शाबाश शाबाश। और ऊपर वाली में हिस्टोरिकल का भी और फ्यूचर का भी। क्लियर है? चलिए जरा पढ़ते हैं। इट इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। क्यों नहीं? पता चल गया है ना, पता सारी इनहेरेंट लिमिटेशन हमने पढ़ ली। लेवल ऑफ एश्योरेंस एक्सप्रेस इन पॉजिटिव फॉर्म इन आवर ओपिनियन। ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। वो क्या कह रहा है? इन आवर ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स ईयर, सॉरी अकाउंटिंग ईयर लिखा होगा, और उसके आगे 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम लिखा होगा। दोबारा बता दे। ऑल एस्पेक्ट लिखा होगा, मटेरियल। ये चले पढ़ते हैं। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ और साल कौन सा है? 31 दिसंबर। कब शुरू हुआ होगा? 2 तरह के होते हैं, एक जुलाई से स्टार्ट होकर जून पे खत्म होता है, और एक तो ये कब स्टार्ट हुआ होगा? जनवरी। ठीक है, ओके। इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये क्या बला है? और ये बाकी 2 क्यों नहीं है? पता है ना? बस ठीक, ओके चले। एंड ओके, इन अकॉर्डिंग विद IFRS। ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया कल पढ़ा था। क्राइटेरिया, ओके। दिस लेवल ऑफ एश्योरेंस इज यूजुअली गिवन ऑडिट ऑफ। समझ गए? हिस्टोरिकल क्यों कह रहा है? क्लियर है? ओके। इन आवर ओपिनियन, दोबारा पढ़िएगा। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। नीचे पढ़ते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस मींस ऑडिटर डज नॉट सर्टिफाई या गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम। क्लियर? ऑल मिसस्टेटमेंट। ऑल मिसस्टेटमेंट। एक तो गारंटी नहीं करते, और दूसरा ऑल के बारे में कभी नहीं करते। किसके बारे में करते हैं? मटेरियल। शाबाश शाबाश। देयर मे बी स्टिल अनडिडक्टेड मिसस्टेटमेंट इवन आफ्टर ऑडिट ड्यू टू। ये क्या बला है? टाइम, कॉस्ट, नेचर। नहीं समझ आए? क्लियर हो गया? उसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। ये क्लियर हो गया? पूरा आगे चलते हैं। आ जाए जरा। अब कौन से वाला पढ़ने लगे? लिमिटेड एश्योरेंस। नेगेटिव फॉर्म होगा, इसमें नॉट यूज किया होगा, हमें नहीं लगता कि कोई गलती है। उसमें क्या कह रहा है? इन आवर ओपिनियन, हमारे मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव। इसका मतलब है हमने प्रोसीजर परफॉर्म की है। और इसमें क्या कहता है? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है, हमें नहीं लगता
कोई गलती है, या यूं कहता है हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे हम कह सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। तो नेगेटिव बात कर रहा है ना भाई, कहो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, क्या कह रहा है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, हमें कोई ऐसी चीज, नथिंग हैव कम टू आवर अटेंशन जिससे हम कह सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। नेगेटिव बात कर रहा है, कोई हमें बात नहीं मिली, ठीक है, तो हमने सिर्फ रिव्यू किया। चलिए जरा देखते हैं। इट इज द, वो क्या था, हाई लेवल, ये कौन सा है, मॉडरेट। तो मॉडरेट, हाई और एब्सोल्यूट, कौन सा हम नहीं देते, एब्सोल्यूट, शाबाश। एक्सप्रेस इन नेगेटिव फॉर्म, वो पॉजिटिव फॉर्म और ये नेगेटिव फॉर्म। जरा सुनिए, बेस्ड आवर ऑन ऑडिट या रिव्यू, रिव्यू, हम रिव्यू और ऑडिट में फर्क समझे। ऑडिट में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, एक एक चीज को देख रहे होते हैं, मटेरियल को, एक एक से मुराद क्या है, छोटी छोटी अमाउंट्स को तो नहीं देखना ना हमने, टाइम की वजह से, कॉस्ट की वजह, ओके। ऑडिट करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। रिव्यू क्या है, पिछली स्टेटमेंट देखी, इस स्टेटमेंट देखी, पिछले दफा 110 मिलियन था, इस दफा 112 मिलियन, हाँ यार थोड़ा बहुत बड़ा, लेकिन पिछले दफा 110 मिलियन था, इस दफा 600 मिलियन है, हम रुक जाएंगे। अब हमारे सामने कोई चीज आ गई ऐसी, क्लियर है, चले। बेस्ड आर आवर ऑडिट, रिव्यू, ऑडिट और रिव्यू में फर्क समझे। ऑडिट में पॉजिटिव, रीजनेबल, और रिव्यू में नेगेटिव, और उसके दूसरे तीन नाम क्या है, लिमिटेड, मॉडरेट, ठीक है। नथिंग हैज कम टू, देखो बात ही नथिंग से शुरू कर रहा है, नेगेटिव। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट, हमें तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो हमें बताए कि कोई गलती जो है, ये नेगेटिव मिलकर क्या बन गए, कहना यही चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कह कैसे रहा है, हमें तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे हम कह सकें कि ये गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो हमें कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि उसने ऑडिट नहीं किया, रिव्यू किया है। फर्क समझे दोनों में, ओके। और फिर आगे वही वाली बात, फाइनेंशियल पोजीशन और किसकी, परफॉर्मेंस और किसकी, इन अकॉर्डिंग विद IFR। ये तो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें तो ऑडिट है, और एक नजर सरसरी देखे तो रिव्यू है। रिव्यू में नेगेटिव एश्योरेंस और ऑडिट में पॉजिटिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम कभी नहीं देते, ना दे सकते, किसकी वजह से, इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से। यहां तक क्लियर है, ओके। ये हमें पता चल गया, अश्योरेंस का हमने पढ़ लिया। अश्योरेंस का क्या मतलब होता है, 3 लेवल होते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन का क्वेश्चन उसने कुछ दफा पूछा हुआ भी है, तो हमें याद रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पावर वर्ड्स हमने रट्टा भी लगाने, पूरा नहीं याद करना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोबारा से आ गए भाई, मालिक कौन है, शेयर होल्डर। काम कौन कर रहा है, ये बताएं, एसेट किसके हैं, शेयर होल्डर। उसका रखवाला, चरवाहा, इसको कहते हैं स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप, चरवाहा, पहला करैक्टर, चीज किसकी है हाथ किसके, डायरेक्टर के। क्लियर हो गया। दूसरा प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है। प्रिंसिपल है शेयर होल्डर, एजेंसी पड़ा हुआ है ना बीला में, वही वाला। एजेंट कौन है, जो भी काम करेगा मालिक फंसेगा। क्लियर है। तो एजेंट दूसरा रिलेशनशिप। तीसरा समझिएगा, अब साल बाद वो आएगा, कहेगा भाईजान जरा अकाउंट्स लेके आए, अकाउंटेबिलिटी। तीसरा पॉइंट, जवाबदेह है एजेंट किसको, प्रिंसिपल को। क्लियर है। 3 तरह का इनका रिलेशनशिप होता है। नंबर 1 स्टीवर्डशिप, नंबर 2 एजेंसी, और नंबर 3। क्लियर हो गया, ठीक है। जरा पढ़ते हैं आज।
रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर या मैनेजमेंट। डायरेक्टर मैनेजमेंट एक ही चीज है, इनके दरमियान रिलेशनशिप। पहला इनका है स्टीवर्डशिप का। स्टीवर्डशिप की समझ आ गई भाई, माल किसी का, रखवाला कोई और, जैसे चरवाहा होता है भेड़ी किसी और की, और वो जो गलडिया है, वो चरवाहा है, वो उनकी रखवाली के लिए, उनको चराने के लिए। इसी तरह से एसेट किसी के, कंपनी किसी की, पेटेंट किसी का, लोगो किसी का, बिजनेस किसी का। लेकिन स्टीवर्डशिप के तहत वो मैनेजमेंट चला रही है, वो एसेट ऐसे चला रहे हैं जैसे मालिक हूं, हायरिंग कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, एसेट चला रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी से परचेज कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं तुमसे परचेज नहीं करनी, मालिक नहीं पूछता। इसको कहते हैं क्या? स्टीवर्डशिप। चले यहां जरा पढ़ते हैं। स्टीवर्डशिप इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी। ये पावर वर्ड है, इसको मैंने जो है बोल्ड भी कर दिया। द डायरेक्टर मैनेजमेंट हैव ए स्टीवर्डशिप, चरवाहे, गडड़िया रोल है उसका। दे लुक आफ्टर द एसेट ऑफ द कंपनी एंड मैनेज देम ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, चले आ जाए आगे। एजेंसी, दूसरा रिलेशनशिप एजेंसी का। एजेंट, ये आपको आसानी से समझ आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर इज ऑफ एजेंसी। द एजेंट इज एन इंडिविजुअल हु एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ, नाम ही बताता तुम्हें पता था, बीला की वजह से, बीला की वजह से, बड़ा बेहतरीन वहां पे पूरा एक चैप्टर है। इन द कंपनी डायरेक्टर आर या मैनेजमेंट आर एजेंट्स and the shareholder are principal. The director acts in accordance with the instruction and the best interest of the shareholder. क्लियर हो गया? उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे काम, जैसे वो कहेंगे। उन्होंने कहा 10% डिस्काउंट देना, 11% देंगे, तो ये मैल प्रैक्टिस है। 9% देंगे, इंस्ट्रक्शन किसकी है? लगता ऐसे है जैसे मैनेजर ने डिस्काउंट दिया है, अल्टीमेटली किसने दिया है? उन्होंने कहा 1000 रुपए की चीज बेचनी है तो 1000 की बेचनी है, 900 रुपए की बेच रहा है या 1100 रुपए की बेच रहा है, तो ये अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। चलें आगे चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी, भाई आपको दिया हुआ है, साल बाद आएंगे आपसे। अकाउंटेबिलिटी किस सूरत में होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सूरत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अकाउंटेबिलिटी। द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर, जो डायरेक्टर हैं, आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर। ठीक है, ओके। डायरेक्टर शो देयर अकाउंटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर बाई प्रिपेयरिंग, कौन से वाला? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रेजेंटिंग देम टू द शेयर होल्डर फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। वो चाहे हमें रखे, चाहे हमें निकाल दे। उनको लगता है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, डिविडेंड ज्यादा दे। उनको लग रहा है लॉस हो रहा है, एक यूनिट बंद कर दे। ये क्या कहलाती है? डिसीजन मेकिंग। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी है एजीएम में, वो सारे पढ़ रहे हैं, यार बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना इसको एक्सपेंड करें, क्यों ना बिजनेस को एक्सपेंड करें, यार बड़ा लॉस हो रहा है, खासतौर पर मुल्तान ब्रांच बड़ा लॉस कर रही है, तो हम मुल्तान ब्रांच को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ये कहलाती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग शेयर होल्डर करते, छोटे डिसीजन, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, वो डायरेक्टर और मैनेजमेंट कर। क्लियर है? क्लियर है? डे टू डे डिसीजन। चले वापस आते हैं। ये जी पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन बड़ा सारा होगा, केस स्टडी होगी। क्वेश्चन छोटा सा होगा, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। अब नजर आ रहा है ये कौन से वाला होगा? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। क्लियर है? केस स्टडी, केस स्टडी ज्यादा आती है। ठीक है, केस स्टडी ज्यादा आती है। अच्छा, अब जहां पे 2-3 मिनट है, सबसे पहले डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एंड सिंपल। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का स्टीवर्ड शब्द कब आया है? फिर भी आ सकता, फिर भी आ सकता है। चंद एक लफ्ज ये आपको याद करने पड़े। वापस आते हैं। नहीं जी, क्वेश्चन का आंसर जो तो होगा ऐसा, ये कौन से वाला है? ये आपका और बुक का या पास पेपर का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। जो केस स्टडी वाला होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि वो जजमेंट की बेस पे हो। और पहले 3 से 4 चैप्टर में आपको लगेगा यार मेरे बस की काम ही नहीं है, लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा चीजें बेहतर होना शुरू हो जाए। आप कुछ लिखेंगे, आंसर कुछ होगा, लेकिन जो हम आपको असूल बताएंगे उनके मुताबिक हुआ, आपका आंसर भी ठीक है, उसका आंसर भी ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं कहते कि ये एब्सोल्यूट आंसर है, वो कहते हैं ये सजेस्टेड सॉल्यूशन है। अभी कभी अभी देखिए, ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन
जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जामिनर कमेंट्स। जो क्वेश्चन करे उसके एग्जामिनर कमेंट्स, ये देखें, ये इस वजह से लिखा जाता है। अगर तब के एग्जामिनर कमेंट्स मौजूद हैं, एग्जामिनर कमेंट्स जरूर पढ़ें। अच्छा, आपको हर एक चैप्टर की केस स्टडी करवाई जाएगी, लेकिन अक्सर चैप्टर के 40-40, 50-50, 60-60 क्वेश्चन भी है। क्या सारी केस स्टडी करवाई जाए? इंपॉर्टेंट, बाकी आपने करनी है। ऑडिटर है तो हम तो सैंपलिंग करेंगे, ठीक है, हमें जो बाकी आप खुद करेंगे। लेकिन आंसर फिर कह रहा हूं आपका, और सजेस्टेड सॉल्यूशन नहीं। फिर कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर गलत है या सही? एग्जामिनर कमेंट से। जो ब्लंडर उसने एग्जामिनर कमेंट्स में लिखा हो, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो गलत है। अदरवाइज आपके वर्ड और उनके वर्ड सेम हो ही नहीं सकते। ऐसा ऐसा बेहतर होते जाएंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब